जो आपने रियल एस्टेट और इक्विटीज़ का कंपैरिजन दिया है ये, क्योंकि हम लोग मेजरली एचएनआईज़ के साथ ही डील करते हैं, एचएनआईज़ के साथ ही बात करते हैं। अभी यूजुअली एचएनआईज़ के दिमाग में एक टसल चलता ही रहता है कि जिसके पास अच्छा बड़ा पैसा है कि मैं बाज़ार में लगाऊं, म्यूचुअल फंड्स में लगाऊं या फिर रियल एस्टेट खरीदूं। क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा अभी तक का जो माइंडसेट रहा है, जो चीज़ दिखती है वही बिकता है। म्यूचुअल फंड एवरीथिंग सेड एंड डन इज आपके पोर्टफोलियो ऐप के ऊपर दिख रहा है। राइट, इजी है टू मैनेज, इजी टू लिक्विडेट, एक्चुअली इजी टू लिक्विडेट वर्सेस अ रियल एस्टेट जो आपको दिख रहा है सामने, और उससे जो एक साइकोलॉजिकल किक मैं कहूँगा उसको जो मिलती है कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग, वो देखो मेरे सामने दिख रहा है ना, वो देखो वो मेरा फ्लैट है, उस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है। हम निकलते हैं रोड से, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, अरे वो बिल्डिंग में भी मेरा फ्लैट है, अरे वहाँ पे भी मेरा एक फ्लैट नहीं। उसमें दिक्कत है, मेंटेनेंस की इशू है, कब्जा हो जाए तो इशू है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली तो उसका मेंटेनेंस ही इतना है कि आप भर नहीं सकते अगर वेकेंट आपकी प्रॉपर्टी रह गई तो कॉमर्शियल इज अ वेरी रिस्की एज कम्पेयर टू कि म्यूचुअल फंड में लगाए या शेयर्स में लगाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2020 की बात है, कोविड आया। हमारे एक क्लाइंट है जो बहुत बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं वहाँ पर। उनका एक करीब 30,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर था। एक पूरा आईटी हब है, तो पूरा फ्लोर उनका था वो 30,000 स्क्वायर फीट का, एमएनसी को लीज किया हुआ था। मैं उससे पहले उनसे कई बार मिल चुका था। मैंने उनको बताया कि आपको करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए। आप किसी को अगर 50-55 लाख रुपए की किराए की इनकम महीने की बनती है तो वो इंसान नवाब होता है, उसको दुनियादारी समझ में नहीं आती, वो अपना ही इन्वेस्टमेंट बेटर लगता है उसको, उसके लिए सब फिर सब बढ़िया चल रहा था। कोविड आया 2020। कोविड आया, नॉट इवन इन योर वाइल्डेस्ट नाइटमेयर्स वुड यू हैव रियलाइज्ड, या आपने ऐसा सोचा होगा कि एमएनसीज अनलीज कर देंगी, किराया देना बंद कर देंगी। अब आप लड़िए उनके लॉयर से जाकर। हाँ, नहीं ऑब्वियसली सही बात है। तो ऑन पेपर तो उनका नेटवर्थ 250 करोड़ दिख रहा है, कैश वाइज अब वो ही इज पुअर। राइट। और उस सिचुएशन में जब वो रियल एस्टेट को सेल करना चाहते हैं, बाजार में खबर है दैट ही इज अंडर डिस्ट्रेस, तो बायर रेट तोड़ने को बैठा है 30-40%। राइट, बिल्कुल ऑब्वियसली लिक्विडेट नहीं होती जल्दी, इवन 6-6 महीने लग जाते हैं, आपको फेयर प्राइस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि लिक्विडिटी, जो आपने एस्पेक्ट बोला, लिक्विडिटी का एक और एस्पेक्ट है यहाँ पर। आई पुट अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मेरे पास एक बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, मान लो 5 करोड़ का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे खाली 50 लाख रुपए की ज़रूरत है या 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मेरे बच्चे का एजुकेशन के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है उस 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स में से। मैं उसको पार्ट्स में नहीं निकाल सकता, नहीं स्प्लिट हो ही नहीं सकता। स्प्लिट हो नहीं सकता, अपनी आप बाल्कनी बेच दूंगा। हाँ, नहीं ऐसा पार्किंग बेच देते हैं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को हमको बहुत समझना चाहिए कि सो इट्स नेवर फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग वर्सेस फिजिकल इन्वेस्टिंग, बोथ ऑफ दीज गो टुगेदर। सो हम लोग पोर्टफोलियो प्लानिंग जब करते हैं तो ये होना चाहिए कि इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ रियल एस्टेट, a balance of equities, a balance of pure savings and debts, a balance of gold, silver, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। एक मैं आपको सिनेरियो इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ। आप सोचिए आपके पोर्टफोलियो में 10 करोड़ रुपया है, आपने ऐप खोला, 10 करोड़ दिखता है, जो कि बढ़िया 14-15% के रेट पे ग्रो हो रही है, क्योंकि पुराना पैसा है, उतना IRRs बन जाते हैं, तो 14-15% के रेट पे ग्रो हो रहा है जो पैसा। एंड द पावर ऑफ इट इज़ कि आपने आज उसको छुआ निकालने के लिए, 2 दिन के अंदर बिना किसी से मोल भाव किए वो पैसा आपके अकाउंट में हो जाएगा। राइट, आपको किसी से मोल भाव करने और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी नेटवर्थ क्या है। मतलब प्रॉपर्टी आपने ली तो ऑब्वियसली सबको दिखाई देगा, आपके रिलेटिव या आपके दोस्तों को। राइट, तो ये भी एक इशू है समटाइम्स, जो है ना, लोगों के व्यवहार में चेंज आ जाता है। अगर मुझे लगेगा कि भाई आपकी नेटवर्थ इतनी है तो समटाइम दे मेक अ डिफरेंशिएशन विथ यू एक्चुअली ना। बस वही, लेकिन एक हानिकारक चीज़ भी है कि लोग वैल्यू नहीं समझेंगे आपकी। लोग बोलेंगे अरे भैया क्या है, कुछ भी नहीं है। पर ये जो रियल वेल्थ होती है वो साइलेंट होती है, जो यूजुअली लेवरेज्ड वेल्थ होती है या कर्जों पे उठे हुए वेल्थ होती है, वो बहुत फ्लैम्बोयेंट होती है, बहुत अच्छे से दूर दूर से दिखती है लोगों को, दिखती है ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाली वेल्थ दिखेगी नहीं। राइट।
ये सिर्फ आपको ही दिखेगी और आपको मन में संतुष्टि देगी कि हम ठीक है। हाँ। नहीं, तो म्यूचुअल फंड के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? अगर HNIs हैं, जैसे कि कुछ हमने सुना है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऑप्शंस भी हैं, कुछ अभी स्मॉल रेट्स के भी ऑप्शंस गवर्नमेंट ने, सेबी ने भी अनाउंस किए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक और कैटेगरी होती है। ये कई कैटेगरीज हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3। तो सेबी के डेफिनेशंस हैं इनकी। इनमें एक डिफरेंशिएशन सबसे बड़ा ये होता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में मिनिमम 1 करोड़ का टिकट, आपको 1 करोड़ का कमिटमेंट लगता है। तो ये आपने पहले डिफरेंशिएशन कर लिया कि आप आम आदमी आकर, क्योंकि थोड़े से रिस्की होते हैं ये इन्वेस्टमेंट्स, तो एक आम आदमी आकर इसमें अपना हाथ ना जलाए। जो एक्सपीरियंसड है, जिनके पास पैसा अच्छा है, जो गलाने की क्षमता रखते हैं, ये जिनका एक्सपीरियंस है, वो लोग आकर अपना यहाँ पर हाथ लगाएं। तो इसमें कई तरीके के बहुत अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पर आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर आपके प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग हो जाती है इनके थ्रू। तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ही है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आपका पैसा अल्टीमेटली is going through a financial route, but it could be invested in physical assets as well. तो कई सारे, जैसे आपने REITs बोले, कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के रैपर के अंदर बंडल करके दे सकते हैं। होता फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही है, जाता पैसा, लेट्स से अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फोकस्ड है तो रियल एस्टेट में जाकर निवेश होगा आपका पैसा, और उसका जो भी रिटर्न है एक प्रॉपर एक एंटिटी बनती है, उसका पूरा अकाउंटिंग होती है, उसके अनुसार जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसके नीचे अगर मैं आता हूँ तो एक 50 लाख का एक स्लैब है, जहाँ पे अगर कोई निवेशक है जिसको 50 लाख रुपए तक निवेश करने का उसके पास क्षमता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आपका पैसा इक्विटी पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पर मिनिमम 50 लाख का टिकट, और वो आपका पोर्टफोलियोज बनते हैं, एक्विटीज, शेयर्स, डेरिवेटिव्स का भी कुछ एक्सपोजर। ये सारे लिस्टेड में ही होता है, अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? लिस्टेड में होता है कुछ। एक हमने अभी देखा है कि कुछ लोगों ने अनलिस्टेड में करना शुरू किया है, पर आप मेजॉरिटी मतलब लिस्टेड में ही है, मेजॉरिटी पूरा ये लिस्टेड में ही रहता है। और इसका भी आपको, और ये सबसे खास बात इसकी ये है कि सारा का सारा पोर्टफोलियो आपके डीमैट्स में बाय होता है, आपके नाम पर डीमैट खुलता है, आपके नाम पर डीमैट खुलकर उनमें ये पैसा पूरा एनी टाइम मतलब इसको चेक किया जा सकता है कि क्या आप अपने, आपको एक्सेस है अपने डीमैट का, खोल के देख सकते हैं क्या सिक्योरिटीज बाय हो रहे हैं। तो ये 1 करोड़ 50 लाख। अभी सेबी ने एक नया कैटेगरी लॉन्च किया है, इसको स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, SIFs बोलते हैं, जो कि 10 लाख रुपए का मिनिमम टिकट है। तो ये थोड़ा सा रिटेल साइड पर, कि जो रिटेल में भी थोड़ा बेटर और थोड़ा सा एक एक्सक्लूसिविटी कैटेगरी है एक्चुअली, एक नई कैटेगरी है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए आप अपना निवेश कर सकते हैं। 10 लाख रुपए का मिनिमम टिकट है। अभी तक किसी ने लॉन्च किया नहीं है कोई ऐसा, अभी चल रहे हैं, डिजाइनिंग चल रही होगी, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग चल रहे होंगे कि, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डेरिवेटिव एक्सपोजर रहेगा। तो कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि थोड़ा और बेटर एक्सपोजर हो एक्विटी से, थोड़ा और अच्छा किकर है, या और रिस्की थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो लोग, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में को अभी कॉइन किया है सेबी ने। तो ये एक तीसरी कैटेगरी है। तो ये कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हो गए, PMSs हो गए। तो दोस्तों, आज अचिंत जैन ने ना सिर्फ अपना डीप एक्सपीरियंस शेयर किया, बल्कि हम सबको एक ज़रूरी मैसेज भी दिया है। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ नंबर का गेम नहीं, डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग का गेम है। चाहे आप एक यंग इन्वेस्टर हो या कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर, हम आपको ज़रूर गाइड करते रहेंगे फाइनेंशियल जर्नी में। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट टिप कौन सा रहा। मैं हूँ CA विकास जैन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट और एक नए फाइनेंशियल एंगल के साथ। धन्यवाद।